हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है और आज का सेशन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, 1% की कमजोरी, लेकिन 1% की कमजोरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम खराब, बहुत खराब ग्लोबल संकेतों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर। दरअसल कल यूएस में वो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के इंटरनल्स चिंताजनक थे। हुआ क्या था कि वहां पे एनर्जी की कॉस्ट रिड्यूस हुई, अच्छी खासी रिड्यूस हुई, उसके बावजूद इन्फ्लेशन का प्रिंट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चला गया, क्योंकि बाकी एनर्जी को छोड़ के हर जगह दिक्कत थी। तो इसीलिए यूएस के मार्केट्स घबराए, और घबराए इसीलिए कि शायद फेड अब 75 नहीं, शायद 100 बेसिस पॉइंट की दरों में हाइक करेगा। और जो बाजार ने एक धारणा बना ली थी कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, वो सारा फिजल आउट होती हुई नजर आई। तो इसीलिए यूएस में कल बहुत तगड़ा प्रेशर, 4 से 5.25% वहां के तीनों बेंचमार्क गिरे। हम रात में अगर एसजीएक्स देख रहे होते तो 300 पॉइंट का दबाव था। इवन इनफैक्ट सुबह 300 पॉइंट कमजोरी नजर आ रहे थे। और पर आज इस समय वो खुलने उसी तर्ज पे खुले भी, पर खुल के देखिए स्क्रीन पे बढ़िया रिकवरी। डायरेक्टर साहब ने वो निफ्टी को दिन के लो से रिकवरी वाला ट्रेड दिखाया, आपको कितना हो चुका है, कैलकुलेशन दिखाया। 125 अंक रिकवर कर गए हम दिन के लो से। इस तरह से भारतीय बाजार मूव कर रहे हैं। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के पास पहुंच रहा है, कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास। सिर्फ 1/4% का दबाव, 550 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में खुलने के बाद से अब तक आपकी स्क्रीन पे। इस तरह की रेजिलियंस है भारतीय बाजारों की जब ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ है। यूएस से खराब क्यूज, एशिया कमजोर, लेकिन हम चमकते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। और एक और चीज दिखाता हूं, ब्रेथ। शुरुआत में बड़ी डिटोरिएटिंग ब्रेथ थी, खैर मूड ऐसा था, 1:7, 1:8 डिक्लाइंस के फेवर में था। अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में है, लेकिन काफी हद तक वो ट्रेंड अरेस्ट हुआ है। 1:2 का रेशियो, 1:2.5 का रेशियो। कन्वीनियंस के लिए 1:2 पकड़ रहा हूं कि एक गिर रहा है तो 2 या 2.5 स्टॉक ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेथ भी बुरी नहीं है, काफी हद तक बाजार लोअर लेवल से रिकवर करा है, बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर करा है। तो पहले वीरू से जान लेते हैं कि आज, अब एक तो सुबह की कमेंट्री एकदम सॉलिड थी कि भाई लिक्विडिटी है, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी है, डेटा स्ट्रांग है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और नहीं घबराए होते और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख ली होती तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ऑलरेडी 45 मिनट में बढ़िया ग्रिन चेहरे पे नजर आता। वीरू, लेकिन अब मूड कैसा? जी हाँ, देखिए आशीष, हमारी क्लियर कट अप्रोच थी, एज पर योर रिस्क एपेटाइट, डोंट गो शॉर्ट, सॉरी बाय बट डोंट गो शॉर्ट। पहला बेस आशीष हमारा, जरा एक बार निफ्टी का चार्ट देखिएगा। हमारा बेस था, देखिए पिवट पॉइंट्स होते हैं, काम करते हैं, बखूबी काम करते हैं। 766 710 हमारा पिवट पॉइंट था, और आज आप निफ्टी का इंट्राडे लो देख लीजिए, वो है 771। हमारे पॉइंट्स अगर आप देखिए मात्र 5.2 ऊपर का, उस बेस ने काम किया। यू आर नाउ एट डे हाई। और अगर आपने सुबह लॉन्ग किया है उस रिस्क एपेटाइट के मुताबिक अपने, तो याद रखिएगा हम कहां तक जा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस जोन में इंस्टीट्यूशनल पुट राइटर्स थे, उन्होंने थ्रस्ट जनरेट किया। अगर आपके पास लॉन्ग है तो ये लॉन्ग कहीं ना कहीं 18,000 को फिर टेस्ट करेगा, और उस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। अपना पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलिए, और ये जोन 18,000 को टेस्ट करे, इस बात की फिर बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। आगे का डेटा बाद में देखेंगे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आशीष, निफ्टी बैंक कल के भी हाई को पार कर जाए, उस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज एक बार निफ्टी का बेस लेके आइएगा। बेस क्या था हमारा? 4290, और आज का लो क्या है आशीष, आप बता सकते हैं? हमारा बेस था 40,290 और आज का लो है 40,288.89, यानी एग्जैक्टली यही बेस वन। और अगर 4200 300 के आसपास, 400 के पास स्टेबिलिटी मिले तो बाय कीजिएगा, डे हाई पर है। और मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ एसबीआई यू विल बाइसेक्ट, यू विल क्रॉस प्रीवियस डे हाई एज वेल। आशीष, 40,900 के हैं वो कल के हाईज, उसी की तरफ बढ़ चले हम, और शायद इन नॉन लाइकलीहुड उनको हम आज ब्रीच करते हुए नजर आए। बढ़िया, बहुत बढ़िया सेशन आज का प्ले आउट होता हुआ, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ इंडियन इक्विटीज की, वो फुप्पा के पैसे की पावर आपको पूरी तरह से स्क्रीन पे नजर आ रही है। लेकिन अब दो एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं 10 के दमदार ट्रेड जानने के लिए। कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान, सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, आप दोनों का स्वागत है
गुड मॉर्निंग। अब तो खुल के कह सकता हूं गुड मॉर्निंग। भाई श्रीकांत, डिप्स पे खरीदा आपने क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे अभी आपने बताया, मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो काफी बुलिश था, और कल के भी दिन में हमने यही बात की थी कि मार्केट ने जो 18,000 के लेवल को क्रॉस किया है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट यहां से और भी प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है, और ब्रॉडर मार्केट में तेजी है। और ब्रॉड बेस्ड तेजी की वजह से ही हमने देखा कि आज के दिन में जब मार्केट वीक खुला तो आईटी स्टॉक्स में प्रेशर था, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी स्टॉक्स वीक खुले थे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक, वहां पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी। तो जैसे एफआई की बाइंग चल रही है, और मैंने देखा है कि कभी भी अगर एफआई की बाइंग अगर लगातार अगर चलती है और अगर उसका अगर ट्रेंड अगर कंटिन्यू अगर होने वाला है, तो हमने देखा है कि बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी में हमेशा अच्छे पैसे बनते हैं। और मार्केट ने भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है वो 17,750 के करीब का लिया है, जो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना था मार्केट के लिए, और उसी लेवल्स को एज ए सपोर्ट पकड़ते हुए एक अच्छी रिकवरी मार्केट ने दिखाई। तो हमें लगता है कि यस, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमने भी फॉलो की और यही फॉलो करनी चाहिए। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा दिक्कत भरा रहेगा। वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हमें लगता है उन्हें लार्ज कैप के बजाय अगर वो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो वहां पे बड़े पैसे बने। अच्छा, शुरुआत करता हूं जरा स्टॉक पिकिंग की। पहले नीलेश आप बताइए, क्या है 10 के दमदार ट्रेड्स आज के? अब कहां दाव लगाना है? वेरी गुड मॉर्निंग टू आशीष जी, वीरेंद्र जी, सभी को। देखिए, जैसा कि श्रीकांत जी ने कहा, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि ब्रॉडर मार्केट्स यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। लार्ज कैप स्पेस में कुछ हद तक काफी एक मूवमेंट जो था वो हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो आज की पिक्स है वो ब्रॉडर मार्केट से ही है। सबसे पहले अल्कार्गो लॉजिस्टिक में भी काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। अल्कार्गो में एक काफी बेहतरीन राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 460, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 427 का। सो 427 के स्टॉप लॉस से 460 की अपसाइड के लिए इसे लॉन्ग किया जा सकता है। वही दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है एफडीसी। देखिए, एफडीसी में भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो इन लेवलों पर एफडीसी को लॉन्ग करने की सलाह होगी फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 295 300, एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 276 के नीचे का। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है नीलेश जैन साहब की इस समय की प्रेफर्ड पिक्स। श्रीकांत, आपके रडार पे क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक स्पेस में और भी अच्छी तेजी देखने मिलेगी, और अगर वहां पे फोकस करना है तो हमारा जो पसंदीदा काउंटर है वो है एजिस लॉजिस्टिक। नो डाउट कि ऑल कार्गो में भी हम लोग बुलिश है, हमें लगता है कि 500 के टारगेट्स फंडामेंटली वो भी अचीव करेगा। लेकिन अगर इस लेवल पे अगर कुछ अगर खरीदना है तो एजिस लॉजिस्टिक को, एजिस केमिकल्स को लॉन्ग करके चले, जो 280 285 के करीब है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 300 305 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 274। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमने एक कंसिस्टेंट एक्टिविटी देखी है और हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज भी देखी है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखते हो या तो अगर आप वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग अगर देखते हो तो उसमें भी काफी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 126-27 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी स्टॉक एक बार 140 के करीब जा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 132 से लेकर 134 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से शिपिंग कॉर्पोरेशन को लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 123 रुपए का। ऑल लॉजिस्टिक स्पेस, ऑल कार्गो, दोनों एक्सपर्ट्स ने दाव लगाया। जोड़ दीजिए उसमें एक और तड़का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एक एफडीसी। ये वो प्रेफर्ड स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स के आ रहे हैं रेडार पे। मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में इस समय अब क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर नीरज दीवान साहब जोड़ते हुए। नीरज सर, ये बहुत बढ़िया मूव्स भारतीय बाजार एंजॉय कर रहे हैं, एकदम अपनी चाल में, अपना ही मोमेंटम। ईएफआईज के फ्लोज जो कोर्स करेक्ट कर गए, भरपूर फायदा हमें मिल रहा है। क्या पिकअप कर रहे हो आप? ये फ्लोज जो आ रहे हैं ये लाइकली हैं, यहां से कंटिन्यूड रहेंगे भारतीय बाजारों में? अब हम रिटेल के लिए वो कंसर्न है, इन्हीं पैच से या 18,100 18,200 के लेवल से पिछली बार घूम गए थे, तगड़ा करेक्शन आ गया था, तो अभी उसी पैच के आसपास हम पहुंच के थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। रीजंस कुछ भी हों, कैसे अप्रोच करो इस मार्केट को? अभी भी दमखम नजर आता है
या आप लोग ज्यादा कॉशियस हो गए हो? या गुड मॉर्निंग। या बिल्कुल मार्केट में हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी। हाँ। 3000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे से चली मार्केट, और इस मार्केट में काफी लेफ्ट आउट भी हो गए लोग, बिकॉज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट और क्रिएट करेगी, तो अचानक ही एकदम रिवर्सल आया और मार्केट दोबारा 18,000 के आसपास पहुंच गई है। ये नर्वसनेस जरूर इस यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन यूएस हाई। हमारी इन्फ्लेशन भी थोड़ी स्टिकी है, बट कंपैरिजन में आप देखें तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा नहीं है, इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे, और इतनी उम्मीद भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगे इस लेवल से। और एक तरह से ग्रोथ भी है, आप कंपनी से भी बात करें, बैंक्स को भी मिले, बैंक की क्रेडिट ग्रोथ एक जो लीडिंग इंडिकेशन होता है वो पिकअप कर रही है। बैंक्स की हालत बैलेंस शीट की काफी अच्छी हो गई है। तो ये सब आप जब सब चीजें देखते हैं तो लगता नहीं है कि बहुत कोई मेजर यहाँ से करेक्शन जैसे पहला आया था वैसे आना चाहिए। हाँ, बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट, अगर यूएस मार्केट जैसे कल क्रिएट करी है, अगर वो कंटिन्यूसली क्रिएट करती है तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी थोड़ी करेक्शन आ सकती है उसको देखते हुए, पर कोई बहुत मेजर करेक्शन की मुझे कोई अभी उम्मीद नहीं है। जो सामने अभी हमारे पास जो डेटा है उसको देखते हुए, और जिस तरह के कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही है, जिस तरह की इंप्रूवमेंट हो रही है, कमोडिटी करेक्शन का भी हमको फायदा हो रहा है, क्रूड भी नीचे आ गया है, तो ये सब बेनिफिट हमारे को मिल रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर के अंदर। तो आई थिंक जब तक ये लगता है कि इंडिकेशन ग्रोथ की और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ठीक रहती है, तब तक आई थिंक हमारी मार्केट ठीक रहनी चाहिए। हाँ, एक छोटी मोटी करेक्शन रूल आउट नहीं कर सकते, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए वो कभी भी आ सकती है। अच्छा नीरज जी, इस बार लीडिंग इंडिकेटर रहा है निफ्टी बैंक। लुक एट एसबीआई एट ऑल टाइम हाई, आईसीआईसीआई बैंक एट ऑल टाइम हाई, एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बढ़ता हुआ। और देखा गया हिस्टोरिकली, जब भी आप चार्ट्स पे देखें, कि जब ये लीडरशिप बैंक निफ्टी लेता है तो ये कुछ समय तक परसिस्ट करती है, ठहरती है, और अभी तो इसने अपना प्रीवियस हाई क्रॉस भी नहीं किया है। आप एक बहुत ही बुरे एनपीए साइकिल से बाहर निकल के आ चुके हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। इस बार कुछ ट्रेजरी लॉसेस के फैक्टर्स थे, बट वो आई थिंक बहुत शॉर्ट टर्म फैक्टर्स होते हैं। आपको लगता है बैंक्स अभी भी पैसा कमा के देंगे, लीडरशिप रहेगी? या बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह का इंडिकेशन मिल रहा है, जब आप बैंक से बात करो, इवन पीएसयू बैंक्स भी, क्रेडिट कॉस्ट काफी नीचे आ गई है उनकी, प्रोविजन कवरेज रेशियो बहुत ही अच्छी है। लोगों ने बैंक से एक्स्ट्रा प्रोविजन करके रख लिया था, तो उनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो अच्छा है। उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी स्ट्रांग है, तो वो लेंड भी कर सकते हैं। और हमने ग्रोथ भी देखी, पिछले क्वार्टर में भी एक क्रेडिट ग्रोथ हो रही है जो आगे भी पिकअप होगी। तो जहाँ पे एक अच्छी मजबूत स्थिति में है बैंक, बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग, बिकॉज ऑफ क्लीनिंग अप द बैलेंस शीट, तो एनएआरसीएल में भी कुछ वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बैड डेट्स, एनसीएलटी का भी काफी रिकवरी हो गई है और आगे चलते हुए थोड़ी रिकवरी आती रहेगी। तो आई थिंक इसको देखते हुए लगता है कि बैंक्स अभी भी पैसा दे सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन और वट एवर करेक्शन, आई थिंक बैंक्स में इन्वेस्ट अभी भी आप कर सकते हैं सर। बैंक्स में कमिटेड रहिए, बैंक्स में पैसा बनने की गुंजाइश और है, अच्छी है। अच्छा, एक स्पेस नीरज जी, आई मीन अमूमन हम जो प्रचलन में स्पेसेस होते हैं उसके बारे में बात जरूर करते हैं, सेक्टर्स, होटल स्पेस, और यहाँ पे पैसा बन रहा है। और स्पेशली अगर आप देखें, जब छुट्टियों का सीज़न फिर काफ़ी अगर आप देखें नज़दीक खड़ा है, तो ऐसे में आपका मानना है सर कि आई मीन लुक एट इंडियन होटल्स, ऑल टाइम हाई, गजब का मूव यहाँ पे, इसमें आप लोगों ने कुछ पैसा डाला था, और अगर कमिटेड हैं तो रहें क्या अभी भी इस स्पेस में? आई थिंक अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एक फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक मौके की तलाश करनी चाहिए, बिकॉज इंडियन होटल मुझे अभी भी पसंद है, और भी होटल्स हैं जो शैलेट होटल है, सब अच्छा कर रहे हैं, बट एक लेवल पे मूवमेंट आने के बाद एक थोड़ी कंसोलिडेशन जरूर होती है, थोड़ी सी करेक्शन जरूर हो सकती है। आई थिंक उस मौके की इंतजार करें। अगर इन्वेस्टेड है तो मैं सलाह नहीं दूंगा बेचने की, बिकॉज एक सेक्टर अगर उसके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ आपको दिखती है, अच्छे नंबर्स इंप्रूव करते दिखते हैं, तो कई बार वो आउट परफॉर्म काफी लंबे समय तक करता रहता है। तो आई थिंक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट एक फर्दर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक आपको एक अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। ये इंडिविजुअल स्पेसेस ठीक अपनी जगह। नीरज सर, आपने कुछ जवाब में मेंशन करा था, वो कंसर्न्स अभी भी हैं, वो ग्लोबल लैंडस्केप की। तो पहली छमाही तो फिर भी ये जो रिकवरी आई फाइनेंशियल ईयर में, तो ये बढ़िया, हमने अप्रैल के बाद से जो ब्लिप आया था उससे बहुत बढ़िया रिकवरी भारतीय बाजार में दिखाई।
सेकेंड हाफ फिर आप लोग क्या क्वांटम में एंटिसिपेट कर रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होगा, ज्यादा वोलेटाइल होगा, शायद हम एट मैक्स से कंसोलिडेशन फेज में फंसते हुए नजर आएंगे, ऐसा कुछ पिक्चर कर रहे हो आप F2 के लिए, H2 के लिए? बिल्कुल, जिस तरह की आपने 3000 पॉइंट की रैली देखी है, इसको कंटिन्यू करना तो बहुत मुश्किल है बाजार के लिए, बिकॉज ग्लोबल चैलेंजेस हैं। इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़ रहे हैं ग्लोबली और थोड़ी टाइटनिंग हो रही है, और इसलिए उस तरह की आपको एक निफ्टी में तो लगता है आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। बट जहां पे कंसोलिडेशन होती है और मार्केट में थोड़े चैलेंजेस बढ़ते हैं, वहां पे आई थिंक स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना ज्यादा बेटर होता है, rather than सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप यहाँ देखें तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। कई अगर आप लिमिटेड सेक्टर में भी जाएंगे तो वहां भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे हमने बैंक्स की बात की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स की बात की। आई थिंक ये सेक्टर है जहाँ पे कंटिन्यूसली ऑटो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऑटो एंसिलरी भी कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो भी वहां पे अभी भी आपको अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे जो वैल्यूएशन जिनकी एक्सपेंसिव नहीं है। तो आई थिंक इस तरह से हमको सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक ढूंढने चाहिए। आई थिंक वो सेकेंड हाफ में एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेंगे तो आपको अभी भी रिटर्न मिल सकते हैं। अच्छा दीवान सर, हम सबका तो फिर एक ही सवाल रहता है, आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ, आप लोग बढ़िया अप्रोच के साथ मार्केट्स को देखते हो, तो आप लोग क्वांटम में या नीरज दीवान सर इस समय कौन से स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं? ठीक, जैसे मैंने बैंक्स की बात की, तो बैंक से मुझे लगता है कि बड़े बैंक जो हैं, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। बट एक जो सेकंड रन उसके बाद आते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, आई थिंक इनके अंदर अभी अच्छी एक वैल्यूएशन कंफर्ट है, और इनकी भी काफी अच्छी बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हो गई है ओवर द लास्ट 3-4-5 क्वार्टर्स। इनके अलावा अगर आप कैपिटल गुड में देखें, एल&टी ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, और उसके बाद थोड़ा नीचे जाए तो आई थिंक डिफेंस स्टॉक ने भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दी है। डिफेंस स्टॉक में भी अभी कई अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है जो अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा नहीं है। उसके अलावा अगर आप कैपिटल गुड इंजीनियरिंग में देखें, कल्पतरू है, कंस्ट्रक्शन में भी है, जेएमसी के साथ मर्जर भी हो रहा है, उसका तो एक बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो उसमें भी मुझे लगता है अभी आगे चलते हुए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे राइट्स है जो वैगन बनाती है कंपनी, आई थिंक वहां भी ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहां भी अच्छी इंप्रूवमेंट मिल सकती है आगे चलते हुए। और ऑटो एंसिलरी में जैसे हमने बात की, ऑटो एंसिलरी में देयर आर स्टॉक्स लाइक जैसे व्हील्स इंडिया है, जिनको फायदा होगा, स्टील प्राइसेस कम आ गए हैं, तो जहां सेल्स बढ़ रही है, नए नए मॉडल आ रहे हैं, वहाँ ये व्हील्स इंडिया जैसी कंपनी को भी फायदा होगा। तो आई थिंक ये आपको स्टॉक सेक्टर में से चुन के इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक रिटर्न अच्छी मिल सकती है आगे। ब्यूटीफुल। बैंक सबसे प्रेफर्ड स्पेस, वो लार्ज कैप्स एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक अपनी जगह, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स पे भी आप नजर रख सकते हैं। एल&टी, एचएएल अच्छे मूव्स के बावजूद अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से कंफर्ट ही देगा, वहां पर भी चाहे तो आप एंट्री के मौके ढूंढ सकते हैं। कल्पतरू पावर अच्छा लगता है, राइट्स या फिर वेगन मैन्युफैक्चरर्स रेलवेज में जिनको अच्छे ऑर्डर्स डोल आउट हो रहे हैं, उन स्पेसेस को रखिए रडार पे। ऑटो एंसिलरी में व्हील्स इंडिया जैसा काउंटर रखिए रडार पे। ये है बेहतरीन स्टॉक पिकिंग्स, नॉट नेसेसरली इसमें आप खरीदारी करें, ये एटलीस्ट आपके लिए स्टडी के लिए हो गया। बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी, अपनी स्टडीज करिए और उसके बाद डिसाइड करिए आप कौन कौन से जीरो इन करना चाहते हैं। लेकिन ये नीरज सर की प्रेफर्ड पिक। नीरज सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए और बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट्स एक्सप्लेन करने के लिए। कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ रहा हूं और आज उस कड़ी में हमारे साथ रामकृष्ण फोर्जिंग्स के डायरेक्टर और सीएफओ ललित कुमार खेतान सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। खेतान सर, हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। और एक बार स्टॉक दिखाइएगा डायरेक्टर, जिसमें एक महीने का मूड कैप्चर हो जाए। तो जुलाई 14 को मैं ऐसे देख रहा था 155, आज अगस्त 14 है और आज का भाव 205 के आसपास। नीट 30-35% का रिटर्न देके बैठा हुआ है, वो एक महीने में वो लो जुलाई के लेवल से ये स्टॉक। इस तरह का मोमेंटम रामकृष्ण फोर्जिंग ने बीच में पकड़ा। और अभी लेटेस्ट अपडेट तो ये था कि बोर्ड ने 94 करोड़ रुपीस की फंड रेजिंग को मंजूरी दी है। 46 लाख वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे 205 के भाव पे, जहां पे इस समय स्टॉक है, इसी लेवल्स पर वो वारंट्स जारी करे गए। प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स के पास 40 लाख, नॉन प्रमोटर्स के पास 6 लाख वारंट्स आएंगे। पहले तो ललित सर, ये प्रमोटर्स का लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता था 46.24% स्टेक। ये जो प्रमोटर्स के पास 40 लाख वारंट जा रहे हैं, अज्यूमिंग फुल कन्वर्जन, प्रमोटर्स का स्टेक कहां पे होगा
और इसी दूसरी कड़ी में इसी का सवाल जोड़ना चाहता हूं, नॉन प्रमोटर्स में केदान सर आपका भी नाम है। ये आपने खुद जब वारंट सब्सक्राइब करे तो ये मान के चलूं ये दिखा रहा है रोबस्ट आउटलुक और आपका कन्विक्शन, ऐसा है क्या? निश्चित रूप से सर कन्विक्शन है, तभी सब्सक्राइब कर रहे हैं हम भी। और प्रमोटर स्टेक जो 46.24 है वो 47.41 पर जा रहा है आफ्टर एज्यूमिंग फुल कन्वर्सन। तो आप ले रहे हो 1 लाख वारंट्स, 2 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करोगे। केदान सर क्या कैलकुलेशन कहता है 2 का 4 कब होगा? सब निश्चित रूप से होगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से 2 से 4 जरूर होगा। ये कन्विक्शन है, इसलिए मैंने मेंशन किया। जब मैंने देखा नॉन प्रमोटर खेतान सर, मैंने तो इंटरेस्टिंग है तो पूछना जरूरी। तो खेतान सर का खुद का कन्विक्शन भी, प्रमोटर्स का अपनी जगह, खेतान सर खुद भी उस वारंट्स में नहीं सर, देखिए कंपनी से 5 साल से जुड़ा हुआ और काफी कन्विक्शन है कंपनी की, जो वर्किंग है और जो ग्रोथ पाथ है वो नजर आती है। और उसको देखकर जो कन्विक्शन और बिलीव पिछले साल 2 सालों में बढ़ा इतना ज्यादा है कि हमें लगता है कंपनी काफी नई ऊंचाइयों पर जाएगी और आने वाला समय कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा लगता है जब टॉप मैनेजमेंट का प्रमोटर से कन्विक्शन बढ़ता है, तो स्ट्रीट का भी कन्विक्शन फिर उन स्टॉक्स में बढ़ता है। ठीक है, 23-24 करोड़ रुपए अपफ्रंट आएंगे सर वारंट्स के। बचा हुआ पैसा जो है 70-71 करोड़ रुपए के आसपास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन 18 मंथ्स के स्पैन में आना है। ये जो आप 90-95 करोड़ रुपीज मोबिलाइज कर रहे हो खेतान सर, इसका एंड यूज कंपनी क्या करेगी? मेजोरिटी ऑफ ये फंड सर हम रिपेमेंट ऑफ डेट में करेंगे, रिडक्शन ऑफ डेट करेंगे। और इस समय बैलेंस शीट क्या कहती है, डेट कहां खड़ा है? हमारा डेट करीब 1300 करोड़ के आसपास है नेट डेट, जो कि वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट दोनों मिलाकर है। और कंपनी का प्लान है कि आने वाले 3 साल में हम नियर डेट फ्री हों। और वो हम हमारे जो ग्रोथ प्लान है और वो उसी डायरेक्शन में रहे और उस तरह का इंटरनल अप्रूवल आया तो हम उससे भी वो अचीव कर लेंगे, आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन सडनली ये उसमें हेल्प करेगा। और एक डायरेक्शन और है कि देखिए ये प्रमोटर्स का जो स्टेक इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली वो महत्वपूर्ण बात है। और हमारा डायरेक्शन ये है कि अल्टीमेटली जब भी मौका मिले प्रमोटर स्टेक कंपनी में इंक्रीज किया जाए और इसको 50% पे लाया जाए, जो अभी 47% हो जाएगा, जो 47%। प्रमोटर्स का स्टेक मतलब और फर्दर वारंट्स जारी होंगे या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रमोटर्स होगा? प्रमोटर्स की मंशा है या इधर वेज ओपन मार्केट के थ्रू, लेकिन मंशा है 50% के ऊपर अपना स्टेक ले जाने की। हाँ, आने वाले से जैसे जैसे देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास फंड अवेलेबल होने चाहिए प्रमोटर्स के पास, या प्रमोटर्स के पास जब भी फंड अवेलेबल होते हैं वो धीरे धीरे स्टेक इंक्रीज ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम इन्होंने मार्केट से भी शेयर्स खरीदे हैं। और मंशा यही है कि आने वाले समय में इसको 50% पे ले जाया जाए। 1300 करोड़ रुपए की डेट इस वारंट इश्यूएंस से तो मेरे ख्याल से सिर्फ 95 करोड़ 100 करोड़ रुपए मैक्स है ना। तो ये 1200 करोड़ रुपए ओवर पीरियड ऑफ टाइम 3 साल सारा इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू आप कह रहे हो डेट फ्री होने की तैयारी 3 साल डाउन द लाइन। ये सिर्फ इंटरनल एक्रूवल्स होगा या इसमें आप ये कैलकुलेट करके चल रहे हो प्रमोटर का फर्दर इन्फ्यूजन? नहीं, हम इंटरनल एक्रूवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा हमारे अर्निंग कॉल में जो हमारे मार्च के रिजल्ट आए थे उसमें ये कहा था कि हम 20 से 25% ग्रोथ करेंगे। और अगर हम 20 से 25% हर साल ग्रोथ मेंटेन करते हैं और हमारा जो एबिटा लेवल है वो मेंटेन करते हैं, तो निश्चित रूप में हमारे पास इतना पैसा होगा आने वाले 3 सालों में कैश एक्रूवल के थ्रू, जिससे हम इस डेट को पे कर पाएंगे। वाह, अच्छा, फोर्ज प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है कंपनी। डोमेस्टिक मार्केट्स में बड़े बड़े ओईएम्स, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वी कमर्शियल, डाइमलर, इन सब को सप्लाई करने का काम। वो इंटरनेशनल मार्केट्स में दाना, मेरिटोर, अमेरिकन एक्सेल्स, जब वो क्लास 8 ट्रक्स की बात करते हैं और रामकृष्ण फोर्जिंग का इसलिए नाम सामने आता है। केतान सर, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा, और उसे बाइफरकेट करके बताएं। डोमेस्टिक आपके नंबर्स कहते हैं बहुत स्ट्रांग डिमांड एनवायरनमेंट, पर एक्सपोर्ट मार्केट कोई कंसर्न्स एमिनेट होने शुरू हुए हैं क्या? ये जो रिसेशन में जाने का डर, स्लोडाउन का डर, वो सब नंबर्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं? नहीं सर, डोमेस्टिक मार्केट निश्चित रूप से काफी बेहतर है। हाँ, एक्सपोर्ट मार्केट पे सर्टेनली थोड़े कंसर्न्स हैं, लेकिन अभी भी ग्राउंड पर हमें रिसेशन नहीं दिख रहा है। डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है। जो ओईएम्स की और टीयर 1 जो कस्टमर्स हैं हमारे, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो और यूरोप में हो। और हमारी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है Q1 से बेहतर होगा Q2 में, और आने वाले समय में हमें और बेहतर दिख रहा है। एक्सपोर्ट्स पे हम काफी एग्रेसिव है ऐसे तो, लेकिन सर्टेनली यूरोप का जो कंसर्न है और जो यूएस में रेट हाइक की जो बात चल रही है, उसको लेके काफी कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आखिर ये होने वाला क्या है। लेकिन ओवरऑल स्थिति अगर आप देखें, नंबर्स देखें, देखिए ऑर्डर इनफ्लो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बैकलॉग काफी स्ट्रांग है। और
आप अगर पॉवेल साहब का भी स्टेटमेंट देखें कि यूएस इकोनॉमी के बारे में, तो डेटा काफी अच्छा है। इन्फ्लेशन केवल एकमात्र वरी है वहां पर, बाकी सब चीजें अच्छी चल रही हैं, जॉब डेटा अच्छे हैं, बाकी भी चीजें, आप लेबर डेटा भी अच्छे आ रहे हैं। तो स्थिति थोड़ी सी खाली इन्फ्लेशन को लेकर है, जैसे ही वो कंट्रोल में आएगा मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो जाएगा वहाँ यूएस मार्केट भी, और इसका फायदा हम सबको मिलेगा। तो खेतान सर, बेसिकली आप कह रहे हो इस समय कोई भी इंडिकेशन नहीं है सीवी मार्केट के ठंडे पड़ने का, चाहे वो यूएस से हो चाहे वो यूरोप से हो। अच्छा, एक तो इस स्टेटमेंट को रिविजिट करना आप, और साथ साथ मैं इसी के साथ क्लब करना चाहूंगा, Q1 में एक्सपोर्ट सेल्स वॉल्यूम्स 4.4% गिर रहा था सर। तो जब कोई कंसर्न नहीं, तो पूरे साल के लिए क्या फैक्टर इन कर रहे हो आप? सर, हमने कहा था कि पूरे साल के लिए हमारी परफॉर्मेंस 20 से 25% बेहतर होगी ऑन द टॉप लाइन एज ए होल, और सर्टेनली यहां पर भी हम एक्सपोर्ट में भी 15 से 20% का ग्रोथ देखते हैं पूरे साल। बढ़िया बढ़िया कमेंट्री खेतान सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये प्रमोटर्स ने वारंट्स सब्सक्राइब करे, खेतान साहब ने खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी नॉन प्रमोटर्स के तौर पे वारंट सब्सक्राइब करे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक को लेकर, और कॉन्फिडेंट जो गाइडेंस दिया है साल का उसे अचीव करेंगे। वीरू, सवाल कल का वो हवा में लटका आइलैंड था कुछ। जी हाँ आशीष, आप यकीन मानिए थोड़ा सा मैं भी उसके बारे में और पढ़ रहा था, इसीलिए माफ़ी चाहूँगा। आज बोर्ड रूम में आप ही, अगर आप देखें, इन्वॉल्व रहे, मैं शिरकत नहीं कर पाया उसमें, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल था आशीष। देखिए, अलास्का के बारे में मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा, सभी जानते होंगे। ये उसी की इमेज है, वहाँ का एक ये प्रश्न था कि ये स्थान कौन सा है। अच्छा, आपने पढ़ा था आशीष, पे बताइएगा, आपको कुछ मिल पाया था? एक सज्जन थे, उन्होंने अलास्का मेंशन किया था। नहीं, मैं बताऊं, आपने पढ़ा? क्या इंटरेस्टिंग लगा? नहीं, पहले तो आपने इमेज डाली तो मैंने हवा में लटके हर तरह से गूगल सर्च करा, उसमें तो नहीं मिला। फिर हमारे साथ एक सहयोगी हैं झा साहब, झा साहब बोले इसका इजी तरीका ये, इमेज दिखा मुझे, स्कैन करता हूं, और गूगल उस स्कैन इमेज को स्कैन करके ढूंढ देता है। उससे पता चला, और फिर ट्विटर के भी आंसर्स मिल गए कई सारे, तो कोलैबोरेट हो गया, भाई ये आंसर है, आप आंसर दे दो। आपने सही कहा, वो अलास्का और कुछ उसमें रास्पबेरी आइलैंड, लेकिन आपने पढ़ लिया तो डिटेल समझाओ क्या है ये ऐसी फोटो हवा में लटकी क्यों? देखिए, नहीं देखिए, ये एक इल्यूजन है, पहली बात तो ये है। देखिए, अलास्का के बारे में आप जानते ही हैं, ये रशिया का भाग था, लेकिन 1867 में यूएस ने परचेज किया था रशिया से इसको। ये एग्जैक्टली अगर आप देखें, रशिया और यूएस के बीच में स्थित एक अलास्का जो है, उसका एक आइलैंड है, रास्पबेरी आइलैंड। दरअसल इसके इर्द गिर्द का पानी आशीष इतना साफ है, इतना क्लीन है कि पूछिए मत। ये एक बहुत ठंडा इलाका है, अभी भी मेरे ख्याल से अगर आप देखिए 11 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा, और बहुत क्लाउडी रहता है, ये बहुत क्लाउडी रहता है। और यहाँ पे सिर्फ फिशिंग होती है, क्योंकि पानी काफ़ी साफ है, तो फिशिंग अगर आप देखें काफ़ी आराम से हो जाती है, सिर्फ फिशिंग होती है यहाँ पर। एक इमेज खींची गई थी ऊपर से, ये एरियल अगर आप देखें इमेज है, और उस दिन बहुत क्लाउडी एनवायरनमेंट था, और उसी दिन पानी के ऊपर इतनी शानदार क्लाउड्स की इमेज थी कि ये आपको ऑप्टिकल इल्यूजन जिसे कहते हैं ना, वो हो गया। ये आइलैंड था, उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द का पानी, उसी पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको बादल भी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी एक चर्चित इमेज थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी अगर आप देखिए ट्रेंड भी कर रही थी, कई बार बातचीत भी इसको लेके बहुत हुई, आर्टिकल लिखे गए थे इस इमेज पे, इसीलिए मैंने आई थिंक इसको मेंशन करने का सोचा था। बट ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन हाँ, ये बहुत खूबसूरत अगर आप देखिए आइलैंड, और अलास्का में स्थित ये रास्पबेरी आइलैंड आशीष। पर ये इमेज बड़ी इंटरेस्टिंग, नहीं बहुत ही बढ़िया। आज का सवाल आशीष, बहुत ही बढ़िया इमेज थी। और चलिए आज का सवाल लेक्चर साहब स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्या? ये सवाल है कि दुनिया की सबसे ऊंची घास, ग्रास कौन सी है? ये ढूंढ के आइए आप। कल होगी मुलाकात इसी समय, और इसका आंसर एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज तो टाइम पे दे रहे हैं हम लोग आपको। पूरे स्क्रीन पे से एक घास ही हरे निशान में है, बाकी सब लाल निशान में कामकाज कर रहा है। खैर, लेकिन निचले स्तर से बढ़िया रिकवरी के साथ इंडेक्स कामकाज करते हुए 60,000 के ऊपर अब सेंसेक्स पहुंच चुका है। निफ्टी 17,900 के ऊपर पहुंच चुका है, और सबसे इंटरेस्टिंग आपको निफ्टी बैंक दिखाई पड़ेगा कि निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हरे निशान में आते आते एक बारी होकर गया है, करीब 83 अंक नीचे, महज 1/4% की
गिरावट निफ्टी बैंक को देखने को मिल रही है। तो जो सुबह से फियर था एशियन मार्केट का, वो इंडियन मार्केट ने ऑलमोस्ट सेटल कर दिया है और सो फार एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से डिक्लाइन भले ही ज़्यादा है, 1800 शेयर बिकवाली में है, 900 शेयरों में तेज़ी है, हर एक शेयर तेज़ी के सामने 2 शेयर बिकवाली वाले हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में उतना ज़्यादा पेन नहीं है। जो ये डैमेज है ये मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ज़्यादातर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाज़ारों में निचले स्तरों से रिकवरी है इस गैप डाउन शुरुआत के बाद। आपके सवाल और उनके जवाब देने के लिए मानस जायसवाल लखनऊ से शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।